आप लोग देख रहे थे पॉलिनेशन और इसमें एबायोटिक एजेंट्स ये हम लोग देख चुके हैं। इसमें विंड आया यानी एयर एंड वाटर। एयर में भी देखे उन प्लांट्स को, उनके फ्लावर्स का जो एडेप्टेशन है उसके बारे में हम लोग देखे कि उसको है ना कलर को और नेक्टर को होल्ड करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज एयर हैज नथिंग टू डू विथ इट। एयर को उससे कोई लेना देना नहीं। ठीक है। दूसरा जो एक्वेटिक है यानी एक्वेटिक प्लांट्स जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं उसमें भी देखे मेजॉरिटी में एक्वेटिक प्लांट्स जो है वो एयर पे या इंसेक्ट्स पे एक्सेट्रा पे उन पे डिपेंड करते हैं। बहुत कम ऐसे स्पीसीज है, मेरे लिए 30 समथिंग स्पीसीज है प्लांट्स के एंजियोस्पर्म के जो हाइड्रोफिटिक है, एक्वेटिक है आई मीन, और डिपेंड करते हैं ट्रूली वाटर फॉर देयर पॉलिनेशन। ऐसे लोअर जो प्लांट ग्रुप्स हैं जैसे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और बहुत हद तक टेरिडोफाइटा भी है ना, इन दोनों का जो डिपेंडेंसी है फॉर पॉलिनेशन, पॉलिनेशन नहीं कहिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैमेट्स जिसको हम लोग कहते हैं गैमेट ट्रांसपोर्ट, उसके लिए वो वाटर पे डिपेंड करते हैं। जिम्नोस्पर्म कंप्लीटली एयर पे और एंजियोस्पर्म वैरायटी ऑफ ऑप्शंस को यूज करता है पॉलिनेशन के लिए, यानी गैमेट ट्रांसफर के लिए। पॉलिनेशन है क्या? ये मेथड ऑफ गैमेट ट्रांसफर, क्योंकि पॉलन ग्रेन्स एक मेल गैमेटोफाइट है और वो मेल गैमेट को कैरी कर रहा है, लेकर आ रहा है कहां तक? फीमेल गैमेट के सामने। तो इसीलिए पॉलिनेशन एक्चुअली में क्या है? गैमेट ट्रांसफर का एक मेथड। ये हो गया विंड एंड वाटर। नाउ कम डाउन टू बायोटिक एजेंट्स। इनमें आते हैं फॉर एग्जाम्पल द इंसेक्ट्स। अगर इंसेक्ट्स यूज होता है तो वैसे प्लांट्स क्या कहलाते हैं? इंसेक्ट्स एज एन एजेंट अगर रहेगा तो एंटोमोफिली। एंटोमोलॉजी होता है ना, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, उसी से आया ये टर्म एंटोमोफिली। अब एडेप्टेशंस, adaptations in the plants using insects। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाएगा इंसेक्ट किससे अट्रैक्ट होगा? एक तो कलर से और दूसरा नेक्टर। ये इंसेक्ट्स के एडिबल मैटर है और इनसे वो अट्रैक्ट होंगे। अब देखिए बहुत सारे इंसेक्ट पॉलिनेटर्स हैं जो कि नॉक्टर्नल होते हैं, रात में निकलते हैं, और बहुत सारे इंसेक्ट पॉलिनेटर्स हैं जो डे टाइम में निकलते हैं। ठीक है। अब यहां पे सोचिए, मान लीजिए कि हम कोई कलरफुल अटायर मतलब बहुत कलरफुल ड्रेस पहनते हैं और ऐसे जगह पे पहुंचे जहां पे बहुत अच्छा रोशनी वगैरह था, अचानक से क्या हुआ? लाइट ऑफ हो गया। तो आप जितना अच्छा कपड़ा पहने हुए हैं कोई देख पाएगा आप क्या पहन कर आए, कैसा पहने? बस लगेगा कि हाँ ड्रेस्ड अप है, वेल ड्रेस्ड है, पर कलर नहीं पता चलेगा। रीजन? लाइट बहुत कम है या नहीं है, अंधेरा हो गया। पर ओपन एयर में रहेंगे जब, खुले आसमान के नीचे, तो आपको क्या लगता है नाइट पे कंप्लीट डार्कनेस होता है? नहीं। क्यों? मूनलाइट रहता है, और जिस दिन मूनलाइट नहीं रहा उस दिन स्टार्स तो हैं। तो इसलिए उस रोशनी में भी उनको जो ऑब्जर्व होगा वो कैसा इमेज होगा? ब्लैक एंड व्हाइट होगा ना, ब्लैक एंड व्हाइट। तो डार्कनेस अगर फ्लावर में रहेगा तो पता ही नहीं चलेगा, है कि नहीं?
तो जो इंसेक्ट्स यानी कि नॉक्टर्नल हैं और वो फ्लावर पे विजिट करना चाहते हैं, तो उन्हें फ्लावर कैसा दिखना चाहिए, मतलब दिखाई देना चाहिए, है ना। अगर वो डार्क कलर, ब्राइट कलर का होगा, कि उसमें व्हाइट छोड़ के कोई दूसरा भी कलर हो, तो अंत क्या होगा, नहीं दिखाई पड़ेगा, है कि नहीं। इसीलिए जो इंसेक्ट पॉलिनेटर्स पे डिपेंड करते हैं और वो इंसेक्ट पॉलिनेटर्स नॉक्टर्नल होते हैं, ऐसे फ्लावर या तो व्हाइट होंगे या बहुत ही फेंट या लाइट कलर के होंगे। तो कलर क्या होना चाहिए फॉर नॉक्टर्नल insect pollinators? For nocturnal insect pollinators, the color of the flower must be white or very light color. Or for daytime insect pollinators, the color of the flowers should be vibrant, कलरफुल होना चाहिए, है कि नहीं। क्योंकि डे टाइम में बहुत तरह के कलर देखे जा सकते हैं, इसलिए इंसेक्ट पॉलिनेटर्स को कलरफुल फ्लावर्स दिखाई पड़ेंगे अगर वो डे टाइम डियोर्नल है, डे टाइम, है ना, पॉलिनेट करने के लिए आ रहे हैं। जैसे हनी बीज है, जैसे वास्प है ना, ये सब है। अब देखिए तो यहां पे एक ओवरलैप होता है, वो ओवरलैप है क्या, ज्यादातर बर्ड्स नॉक्टर्नल होते हैं या डियोर्नल होते हैं, यानी डे टाइम फ्लाई करने वाले या नाइट में फ्लाई करने वाले, डे टाइम। तो अगर बर्ड को यूज करेगा एज ए पॉलिनेटर, तो उसको अपने फ्लावर को कैसा रखना होगा, कलरफुल, ठीक है। तो कलरफुल फ्लावर, आपको अभी यहां लग रहा होगा कि इंसेक्ट और बर्ड दोनों से पॉलिनेट हो सकता है, लेकिन यहां पे एक चीज है कि जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड होंगे, है ना, और डे टाइम इंसेक्ट को यूज कर रहे हैं, उसमें कलर के साथ साथ नेक्टर भी चाहिए, तब जाके इंसेक्ट उस पे आएंगे। अदरवाइज अगर, क्योंकि वो खाने की खोज में रहता है, भोजन की तलाश में हमेशा, और अगर उसे कुछ अच्छा कलरफुल दिख गया और वहां पे अगर उसे फूड मिल रहा है तो वहां जाएगा। और यूजुअली नेक्टर जो है विद गुड फ्रेग्रेंस होता है, खुशबूदार होता है। तो प्लांट्स अपने फ्लावर्स में जो फ्रेग्रेंस रखता है और जो नेक्टर रखता है, दरअसल वो इन इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए रखता है, ठीक है। एक चीज और, जो ये नॉक्टर्नल इंसेक्ट्स को यूज करेंगे पॉलिनेशन के लिए, तो उसमें व्हाइटनेस तो होगा, साथ ही साथ उसमें फ्रेग्रेंस भी चाहिए, एंड फ्रेग्रेंस ऑल्सो। जैसे हम लोग कहते हैं ना, हर श्रृंगार का फूल, देखें नहीं, पेड़ होता है बड़ा सा और उसका बहुत ही सुंदर सा कलरफुल फ्लावर होता है, और नाइट में बहुत महकता है, ऑरेंज एंड व्हाइट है ना। तो नाइट में देखिएगा ज्यादा महकेगा। फिर और भी, जैसे रजनीगंधा, ये भी व्हाइट होता है और काफी अच्छा खुशबू होता है। तो ये जो फ्रेग्रेंस है,
और वाइटनेस है, ये एक्चुअली इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए देखिएगा ज्यादातर कहा जाता है कि जो बहुत मतलब खुशबूदार फूल होता है, जल्दी से उसे अचानक से सूंघना नहीं चाहिए। कई बार ऐसा होता है उसमें इंसेक्ट पॉलिनेटर्स बैठे हुए होते हैं, और अगर हम उसे सूंघने के लिए यूज करें, हो सकता है कि इंसेक्ट हम पर अटैक करे। ये कई बार कहा जाता है। दिस आर द रीजंस। एनीवे, तो ये जो है फ्रैग्रेंस उन्हें अट्रैक्ट करते हैं, उन्हें पता बताते हैं कहां पर है उसका, और ये फ्लावर इस तरीके से रहने के बाद उन्हें अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो डे टाइम इंसेक्ट्स के लिए क्या होना चाहिए? कलरफुल होना चाहिए, और एंड शुड हैव फ्रेग्रेंस। विथ नेक्टर, इसमें भी नेक्टर होना चाहिए। नेक्टर वो पार्ट है, जो वो फ्लूइडी मटेरियल है जो कि फ्लावर में रहता है, और मोस्ट ऑफन थैलेमस में स्टोर्ड रहता है, और वो इसको एज ए फूड यूज कर सकता है। अब देखिए, सेकेंड हम लोग लेते हैं पॉलिनेटर्स के रूप में, यानी बायोटिक एजेंट्स के रूप में, द बर्ड्स। मोस्टली डिऑर्नल, यानी डे टाइम में मूव करने वाले। सो द फ्लावर्स using them as an agent of pollination should have colorful flower and nectar. Fragrance is not essential, क्योंकि बर्ड्स की आईज बहुत तेज होती है, वो दूर से ही देख सकते हैं कहां पे उसका फेवरेबल मटेरियल है। ठीक है, इसलिए उसको स्मेल से ज्यादा कलर अट्रैक्ट करता है। तो जो डेडिकेटेड है ना बर्ड को यूज करेंगे, यानी ऑर्निथोफिली होंगे। ऑर्निथोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ बर्ड्स। तो ऑर्निथोफिली जो होंगे डेडिकेटेड, उनमें आपको फ्रेग्रेंस मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। अगर वो रखता है फ्रेग्रेंस तो एडेड एडवांटेज है, क्योंकि वो बर्ड से भी पॉलिनेट हो सकता है और इंसेक्ट से भी, है ना, एक्स्ट्रा एडवांटेज है। और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, बर्ड्स तो उसके पॉलिनेटर्स होंगे ही। ठीक है, यहां तक नोट कीजिए। ये थे डिफरेंट पॉलिनेटर्स, स्पेशली इन्हें हम लोग देखते हैं। और बर्ड को जो यूज किया जाता है एज ए पॉलिनेटिंग एजेंट, तो ऐसे प्लांट्स को हम लोग क्या कहते हैं? यस, ऑर्निथोफिली। ये हो गया, इसको नोट कर लीजिए। एंटोमोफिली, ऑर्निथोफिली, ये दोनों मेन है। इन जगहों से ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद अगले पोर्शन में हम लोग आते हैं, वो है क्या? मेथड्स एम्प्लॉयड बाय द प्लांट्स फॉर जेनोगैमी। ये तो अंडरस्टूड है कि प्लांट जेनोगैमी प्रेफर करता है, बिकॉज इसका एडवांटेज है वेरिएशन मिलता है, और वो बेटर एडेप्टेड होते हैं नेचुरल कैलेमिटीज या डिजास्टर्स को सस्टेन करने के लिए। इसीलिए वो क्या करते हैं? जेनोगैमी प्रेफर करते हैं। जेनोगैमी मतलब हो गया कि पॉलन एक्सेप्ट किया जाएगा, वेलकम किया जाएगा, जब वो दूसरे प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज से आएगा। ये बात हमेशा मेंशन करना है, अदर प्लांट्स ऑफ सेम स्पीसीज। ये नहीं कि अदर प्लांट्स मतलब डिफरेंट स्पीसीज, जैसे
कोई मैंगो ट्री है और कोई बैनियन ट्री है, दोनों के बीच में पॉलिनेशन हो जाएगा, ऐसा नहीं हो। तो नेचर उसे प्रिवेंट करता है। बहुत डिफिकल्ट है, बहुत सारे मेथड्स हैं, उनको उन हर्डल्स को ओवरकम करने के लिए यूज किया जाता है, तब जाके होगा, वो प्लांट ब्रीडिंग में आएगा। अब देखिएगा क्या देखना था, हाँ, द मेजर्स टेकन बाय द प्लांट्स फॉर प्रेफरिंग ज़ेनोगैमी। और ये देखिए, ये मेजर्स है ना, मेजर्स यानी मेथड्स, ऑप्शंस, इन्हीं को एक टर्म दिया जाता है कॉन्ट्रीवांसेस। एक क्वेश्चन बनता है बहुत फेवरेट, व्हाट आर द कॉन्ट्रीवांसेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन और ज़ेनोगैमी। कॉन्ट्रीवांसेस मतलब हो गया ऑल्टरनेटिव्स या मेथड्स, मेजरमेंट्स, मेजर्स आई मीन, नॉट मेजरमेंट, मेजर्स टेकन फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। क्या क्या ये मेथड एम्प्लॉय करता है? तो फॉलोइंग आर द मेथड्स। पहला है मैच्यूरेशन, ऐसे कर लीजिए, मैच्योरिटी, मैच्योरिटी पीरियड difference created for anther and ovule or androsium and gynosium or pollen and egg cell। पेयर में है, अगर इधर एंथर देगा तो उधर ओव्यूल देगा, अगर इधर पॉलन देगा उधर एक सेल दे सकता है, इधर एंड्रोसियम दिया उधर गाइनोसियम दे सकता है। कहने का मतलब है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के मैच्योरिटी के टाइम में डिफरेंस क्रिएट करना। ठीक है, तो आप सोचिए इसका इंपैक्ट क्या होगा। अगर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर पहले मैच्योर कर जाता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर यानी स्टिग्मा बाद में मैच्योर करता है, तो सेल्फ पॉलेंस अपने स्टिग्मा को हिट करेंगे? करने से भी कोई फायदा होगा नहीं, क्योंकि पॉलेंस का तो एक लाइफ स्पैन होता है। ठीक है, तो बाहर शेड आउट होने के बाद सेल्फ स्टिग्मा पर आ भी गया, वो तो मैच्योर किया ही नहीं है, पॉलन ट्यूब डेवलप ही नहीं होगा, तो सूख के डिस्ट्रॉय हो जाएगा यानी ड्राई टू डेथ। पर दूसरे फ्लावर्स को जब विजिट करेगा, हो सकता है उसका मैच्योरिटी हो गया होगा, तो वहां पे जाके सक्सेसफुल पॉलिनेशन करेगा। इस तरीके से कर सकता है ना ज़ेनोगैमी को फेवर। दूसरा, उसी का उल्टा कर दीजिए, फीमेल गैमेटोफाइट यानी पिस्टिल पहले मैच्योर कर गया और पॉलन ग्रेन्स मैच्योर किए ही नहीं,
डिलेड है। इससे पहले कि इसका पॉलन ग्रेन इस पर सेड आउट हो, इसी का पॉलिनेशन हो जाएगा। ठीक है। और तो आप सोचिएगा पोस्ट पॉलिनेशन चेंजेस में तो तीनों होल्ड गिरने लगते हैं। होल्ड ऑन, ये तो सही बात है, लेकिन इमीडिएट नहीं होगा, इट टेक्स टाइम। तो जब इसका पॉलिनेशन हो गया और फर्टिलाइजेशन कर लेगा, तब चेंजेस में लाने में क्या करेगा, अपने पॉलेंस को शेड आउट करेगा। एंथर मैच्योर करके एंथर का डेhiscence करेगा, वॉल ऑफ एंथर फटेंगे और उसके बाद इसके पॉलन ग्रेन शेड आउट होंगे और उसके बाद वो एंड्रोसियम फिर सेपल्स और पेटल्स को फॉल डाउन कराएगा। तो इसने क्या किया, फोर्स्ड सिरोगामी कर लिया, जबकि ये कैसा फ्लावर था, बाइसेक्सुअल हर्माफ्रोडाइट, लेकिन इसने क्या किया, ऑटोगैमी नहीं किया। कोई एक ऐसा एनिमल का एग्जांपल दे सकते हैं जो बाइसेक्सुअल होते हुए भी ऑटोगैमी नहीं करता? एनिमल क्लासिफिकेशन करते समय पढ़ाए थे? नहीं नहीं। हिंट दे देते हैं, ये एनेलिड है। हाँ बिल्कुल सही, अर्थवर्म। इसमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, लेकिन इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो अब तो हटा दिया है, पहले वाले एनसीईआरटी बुक में भी था और अब तो नीट के भी सिलेबस में से शायद अर्थवर्म नहीं है, अर्थवर्म नहीं है, कॉकरोच पढ़ने के लिए। तो उसमें जो मोड ऑफ, लेकिन क्लासिफिकेशन में ये थोड़ा सा हम लोग को देखने के लिए रहता है कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा है। ये हर्माफ्रोडाइट होने के बावजूद इसमें क्रॉस मैटिंग होता है, मतलब मैटिंग पीरियड के दौरान दो अर्थवर्म एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और एक का मेल जेनाइटल पोर दूसरे के फीमेल जेनाइटल पोर के ऑपोजिट और दूसरे वाले का मेल जेनाइटल पोर पहले वाले अर्थवर्म के फीमेल जेनाइटल पोर के ऑपोजिट आके एडजस्ट होता है। होने के बाद दोनों के बीच में स्पर्म पैकेट एक्सचेंज होता है और एक्सचेंज होने के बाद फिर दोनों अलग होते हैं। अब ये स्पर्म पैकेट को अपने अंदर स्टोर रखता है, फिर टाइम आने पे क्या करता है, ये अपने स्पर्म पैकेट्स में से स्पर्म सेल्स को ट्रांसपोर्ट कराता है, अलग मेथड है उसके द्वारा, और उसके बाद वो मैटिंग कंप्लीट सक्सेसफुल करता है। तो स्पर्म पैकेट एक्सचेंज करता है दोनों वर्म और इस तरीके से क्या करता है, सेल्फ गैमी या ऑटोगैमी नहीं करता, ठीक है, हेट्रोगैमी करता है। यहां देखिए इस मेथड में क्या होगा, द एंड्रोसियम may be maturing first, condition protandrous, दूसरा है द गाइनोसियम may be maturing first, condition प्रोगाइनस। तो प्रोटेंडस में क्या होगा, इसका मेल गैमेट मैच्योर पहले करेगा, पॉलन ग्रेन पहले मैच्योर करेगा और स्टिग्मा मैच्योर पहले नहीं करेगा। इसलिए अगर इसका पॉलन ग्रेन शेड आउट होता है, एंथर रप्चर करता है, तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करता, ऑटोगैमी नहीं होगा। ठीक है।
ऑटोगैमी इज प्रिवेंटेड। और इसका भी इफेक्ट क्या होगा? ऑटोगैमी प्रिवेंटेड। यहां तक नोट कीजिए पहले। इसके बाद इसमें जोड़िएगा, इन बोथ द केसेस, प्रोटेंडरस या प्रोगाइनस में, इन बोथ द केसेस द मैच्योरिटी ऑफ, in both the cases the maturity of आपका छूट जाएगा, जल्दी कीजिए। in both the cases the maturity of the either kind of reproductive part, थोड़ा जगह छोड़ दीजिए और जहां से सुन रहे हैं वहीं से लिखिए। Maturity of the either kind of reproductive part is earlier, EARLIER, is earlier, and so autogamy is prevented, इसमें दूसरा मेथड अप्लाई करता है ये, consisting different levels of the anther and stigma, such as in epigynous condition where ovary is inferior, so the pistil यानी स्टिग्मा remains much below the level of anther. इंफीरियर ओवरी कंडीशन में क्या रहता है? ओवरी नीचे है ना, और बाकी तीनों होल ऊपर की ओर। और इस सिचुएशन में क्या होता है? स्टिग्मा बहुत नीचे चला जाता है, एंथर बहुत ऊपर। इसलिए जब एयर ब्लो होगा, है ना, तो एंथर में से पॉलन ग्रेन जो शेड आउट होंगे, बहुत कम चांसेस होगा डायरेक्ट वर्टिकली नीचे की ओर गिरे, ज्यादा चांस होगा ये फ्लाई ऑफ करके दूर चला जाए। इसलिए क्रॉस पॉलिनेशन को ये ज्यादा सूट करेगा, है ना, हेटेरोगैमी को ज्यादा प्रेफर करेगा। सच एज इन हाइपोगाइनस
condition where ovary is superior. So the stigma of the pistil is much higher than the anthers level. अब देखिए दूसरा सिचुएशन आ गया, स्टिग्मा काफी ऊपर चला गया और एंथर नीचे है, तो जब ये पॉलन ग्रेन शेड करेगा बहुत कम ऐसा चांस होगा कि सीधे वर्टिकली ऊपर की ओर जाए और लैंड करे, होगा ना। एंथर यहां है और स्टिग्मा का लेवल ये है, तो यहां से उड़ के यहां पर जाए इसके चांसेस तो बहुत कम हो गए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑटो पॉलिनेशन या ऑटोगैमी बिकम्स वेरी लेस बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, तीसरा कंडीशन देखिए, द प्लेसमेंट of the anther and stigma towards different angles. मान लेते हैं स्टिग्मा इस तरफ फेसिंग है ना, और एंथर उस तरफ फेसिंग है, हो सकता है दोनों सेम लेवल पे हो, पर स्टिग्मा का फेसिंग इस तरफ, एंथर का फेसिंग इस तरफ। तो ऐसे में जब तक मतलब एयर ब्लो के बाद ये ऐसे फेसिंग है, अगर मान लेते हैं एयर इसको पॉलन ग्रेन्स को ऐसे उड़ा के ले जा रहा है, तो भी ऐसे जाके ऐसे आके यहां पे हिट करना, इसका चांसेस तो कम है। ऐसे है, इस तरफ स्टिग्मा है, इस तरफ एंथर है, ठीक है, तो एंथर में से पॉलेंस निकले, अब पॉलन निकलेंगे या तो उधर जाएगा, इधर का तो सवाल ही नहीं है, और अगर इधर आया तो ऊपर से ना गुजर जाएगा, ज्यादातर बहुत कम होगा जो ऐसे आएगा, मतलब इसको इस तरीके से मूव करना पड़ेगा और इसके चांसेस बहुत कम है ना। इसी चीज को यहां जस्ट एक सिंपल डायग्राम से आप शो करें कि अगर ओरिएंटेशन एंथर और स्टिग्मा के अलग होंगे तो चांसेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन बढ़ेगा या नहीं। ये देखिए, एंथर्स स्टिग्मा, मोनोकार्पेलरी ले रहे, अगर बाइकार्पेलरी होगा तो भी किधर जाएगा, ऐसे। तो देखिए, तो इसका ओरिएंटेशन इस तरफ, इसका ओरिएंटेशन इस तरफ, तो पॉलन शेडिंग के बाद पॉलन ग्रेन्स ऐसे ऊपर से गुजर जाएंगे, बगल से गुजर जाएंगे, इस पर आके फॉल करने के चांसेस बहुत कम होंगे। ये हो गया डायरेक्शन ऑफ फ्लाई ऑफ पॉलन, ये हो गया
डायरेक्शन ऑफ फ्लाई ऑफ pollen. Figure showing a contrivance for xenogamy. यहां तक कीजिए। अब देखिए, तीसरा मेथड होता है, पहला मेथड क्या देखे कि ये मैचुरेशन पीरियड को चेंज कर दिया जिससे जेनोगैमी प्रेफरेंस पाया। दूसरा मेथड क्या किया, इसने ओरिएंटेशन चेंज कर दिया। अब कई तरीके से ओरिएंटेशन चेंज कर सकता है, अप कर दिया, डाउन कर दिया, दोनों में से किसी एक को, या अरेंजमेंट में ही डिफरेंस ला दिया, ये ओरिएंटेशन चेंज हो गया, दूसरा मेथड। तीसरा फेनोमेना है, इन सब झंझट को ही हटा देता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर डेवलपमेंट, यानी या तो स्टेमिनेट फ्लावर या पिस्टिलेट फ्लावर। तो अगर स्टेमिनेट फ्लावर होगा तो सवाल ही नहीं उठता है कि उसमें ऑटोगैमी हो, है ना। और अगर पिस्टिलेट है तो केस सेम। तीसरा है द ग्रोइंग ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यानी हम लोग कहेंगे इनकम्प्लीट फ्लावर, अधूरा फ्लावर। इनकम्प्लीट क्यों कहेंगे, क्योंकि हम लोग देखे हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में फ्लावर को तभी हम लोग कंप्लीट करते हैं जब इसमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव होल्ड्स हो, यानी एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों हो, तब उसे हम लोग कहेंगे ये कंप्लीट फ्लावर है। अब दोनों में से कोई एक है तो कंप्लीट हुआ नहीं, हुआ ना, इनकम्प्लीट ही हुआ। लेकिन ऐसे कंडीशन में क्या होगा, आगे लिखते हैं, इट कैन बी स्टेमिनेट और पिस्टिलेट फ्लावर। तो अगर स्टेमिनेट फ्लावर होगा तो इसमें क्या होगा, गाइनोसियम होगा मिसिंग या एब्सेंट रहेगा, और अगर ये पिस्टिलेट फ्लावर होगा तो इसमें एंड्रोसियम ये रहेगा मिसिंग या एब्सेंट, और इसी को कहते हैं मेल फ्लावर, और इसको कहेंगे फीमेल फ्लावर। और इसका क्लासिक एग्जांपल है पपाया। इसका मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर अलग अलग होता है, और एक प्लांट में भी नहीं होता, अलग प्लांट ही पे होता है। पूरा का पूरा प्लांट या तो मेल फ्लावर वाला या फीमेल फ्लावर वाला होगा। इसलिए पपीता का रोपाई कर देने के बाद आप मतलब एश्योर नहीं हो सकते हैं कि हर एक पपीता के प्लांट पे आपको फल मिलेगा, क्योंकि फ्रूट किस पे आता है, मेल फ्लावर के फीमेल फ्लावर वाले प्लांट में, फीमेल। इसलिए देखिएगा हर मैंगो ट्री में मैंगो नहीं मिलेगा, नहीं, क्योंकि उसमें भी मैंगो ट्री में आपको मेल फ्लावर अलग मिलते हैं, फीमेल फ्लावर अलग मिलते हैं, हर्माफ्रोडाइट भी मिलते हैं, तीनों वेरिएंट है उसमें। मैंगो में बहुत वेरिएशन है। वो जब मैच्योर कर जाएगा, फ्लावरिंग होने के बाद आपको पता चलेगा ये मेल है या फीमेल, या फिर फ्लावरिंग के बाद
आप उसका फ्लावर चेक कर लीजिए, उसमें अगर एंड्रोसियम है, गाइनोसियम नहीं है, यानी ये मेल फ्लावर है। अगर गाइनोसियम है, एंड्रोसियम नहीं है, फीमेल फ्लावर है। अगर दोनों है तो हर्माफ्रोडाइट। नाउ ऐड समथिंग, इसमें लिखिए द इफेक्ट ऑफ दिस, द इफेक्ट ऑफ दिस, effect of this unisexual flower creation, the effect of this unisexual flower creation is to ensure, is to ensure definite xenogamy, definite xenogamy, because in this kind of plants, in this kind of plants, mostly entire flowers are unisexual in a single plant. Entire flowers are unisexual in a single plant. Mostly entire flowers are unisexual in a single plant. Full stop. इसका मतलब हुआ कि जेनोगैमी 100% स्कोर करेगा। रीजन क्या है कि ज्यादातर केस में जो यूनिसेक्सुअल प्लांट्स होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, उस पेड़ पे या पौधे में आने वाले सारे के सारे फ्लावर्स क्या हैं, एक ही टाइप के हैं, यूनिसेक्सुअल है। तो उस पौधे में या उस पेड़ का दूसरा फ्लावर भी अपने दूसरे फ्लावर को पॉलिनेट नहीं कर सकता। तो जेटोनोगैमी भी रूल आउट हो गया, ऑटोगैमी तो गया ही, तो बचता क्या है, जेनोगैमी। इसीलिए ऐसे प्लांट्स में मोस्ट ऑफन क्या होगा, समझ गए? सो दिस इज हाउ इट